जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, उसको क्लियर कर दिया है। तो उसी का एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हिंदू में आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कवर किया जाए और काफ़ी इन्फोग्राफिक तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो यहीं याद हो जाएँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है ये वीडियो। और हम कुछ की टेक अवेज भी देखेंगे ताकि हम अपने साथ एक काफ़ी अच्छा आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम भी अपने साथ लेके जा सकें घर पे। ओके, सो व्हाई द गवर्नमेंट सेज द प्रोजेक्ट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। भाई इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा गवर्नमेंट क्यों कहती रहती है? तो उसके कुछ जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी है। कैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई? इन नियर द स्टेट ऑफ मलक्का है। स्टेट ऑफ मलक्का जो यहाँ से होकर गुजरता है ये इसके बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। अच्छा, की मैरीटाइम चोक पॉइंट है। ऑब्वियसली हम जो रियल मैप है उसमें देखेंगे तो वो बहुत थोड़ा सा एक पॉइंट होता है जो यहाँ से शिपिंग लेन गुजरती है, और ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है ये ऊपर ही रहता है उसके। तो ये वहाँ से इसका एक बहुत चोक पॉइंट होता है जिसके लिए ये बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट हो जाता है ताकि इंडिया की प्रेजेंस वहाँ पे रहे, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। अच्छा, तो यूरोप एंड मिडिल ईस्ट यही रास्ता है जो कि कवर करता है। ये इसके नीचे से ऐसे यहाँ से होकर जाता है, तो ये इसके नीचे से होकर जाता है, तो ये यूरोप और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर डिफेंस इंटीग्रेशन का अगर हम पॉइंट देखें तो ये डुअल यूज फैसिलिटी हो सकता है हमारे लिए। ऑब्वियसली इसमें जो ट्रांसपोर्ट शिपमेंट्स हैं वो आके रुकेंगी फिर रिफ्यूलिंग के लिए एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो, सो उसके लिए भी प्लस वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाएगा। लेकिन एक मिलिट्री पर्पस भी इसमें एंगल हम जोड़ सकते हैं ताकि हम अपना सर्विलांस इनहांस कर सकें और जो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारा मेजर थ्रेट, जैसा कि हमारे सीडीएस पूर्व सीडीएस ने कहा था कि मेजर थ्रेट हमारा जो चाइना से आने वाला है उसको भी हम काउंटर कर सकें ताकि इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस हम बना कर रख पाएँ अपना। अच्छा, देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? ये रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंस किसके? कट रिलायंस ऑन कोलंबो, सिंगापुर एंड पोर्ट कलांग। भाई क्या होता था कि जितने भी ये पोर्ट्स हैं कोलंबो, सिंगापुर एंड पोर्ट कलांग, इनके ऊपर और जो रिलायंस हमारी श्रीलंका के ऊपर थी, ये क्या करती थी? ट्रांसशिपमेंट हब बन गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग कमा रहे थे, जबकि हमारा ग्रेट निकोबार वहीं पे पास में होने की वजह से हम उसमें रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये होगी कि हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से, ताकि हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेड एफिशिएंसी कैसे होगी कि अट्रैक्ट मेजर शिपिंग लाइंस ये अट्रैक्ट करेगा ताकि हमारे यहाँ लोडिंग एंड अनलोडिंग हो सके, ठीक है। अच्छा, बूस्ट इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड। ऑब्वियसली इंडिया का मेरीटाइम ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जो कि हम अभी तक डिपेंडेंट थे कोलंबो पोर्ट पे, क्योंकि यही एक डीपर पोर्ट है हमारे पास। केरला की कोस्ट पे कोई डीपर पोर्ट नहीं था तो हम कोलंबो पे डिपेंड हो जाते थे। तो इंडिया की मेरीटाइम ट्रेड को भी ये बूस्टअप करेगा। ऑब्वियसली मेरीटाइम ट्रेड पावर तो हम बनने ही वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि भैया इंडिया क्या अचीव करेगा। व्हाट इंडिया विल अचीव बाय एस्टेब्लिशिंग अ मेजर कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब। ये मेजर कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब जैसा कि निकोबार बनने वाला है, तो उससे इंडिया अचीव क्या करेगा? जैसे कैप्चर शिपमेंट बिजनेस, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सिंगापुर, कोलंबो, पोर्ट कलांग, ये ज़्यादा ही जो शिपमेंट पोर्ट्स हैं जो कि ऑब्वियसली जो कार्गोज आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, रिफ्यूलिंग होती है, प्लस रिचार्जिंग होती है, प्लस मेंटेनेंस भी होता है यहाँ पे, प्लस अगर बहुत ज़्यादा बड़ा शिपमेंट है तो वो कुछ यहीं पे उतर के छोटे छोटे शिपमेंट्स में कई अलग अलग देशों में भी चला जाता है। तो हमारा ये शिपमेंट जो होगा वो ये बिजनेस हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ सकते हैं क्योंकि लॉजिस्टिकल कॉस्ट और इससे रिड्यूस हो जाएगा और डिलेज इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेट निकोबार एक हमारे ट्रांसशिपमेंट लाइन पे ही पड़ता है, तो डिलेज कट हो जाएंगे प्लस लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑब्वियसली बच जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब हम बनाने वाले हैं इसको। प्लस ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इससे बढ़ेगी जो कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम करके और डिलेज को कम करके बनेगी, जिससे इंडियाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन शिपिंग लाइंस को ये अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे क्यों? डीप वाटर बर्थ्स होंगे इसमें और कनेक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी। जैसे कि हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ये वाला कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, ये डीप शिपमेंट को अपने आप अलाउ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये केरला की कोस्ट या जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये उतना ज़्यादा डीप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो इस पर डीप शिपिंग लेन्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत ग्रेट निकोबार के साथ नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा डीप, इवन मॉडर्न डीप वाटर्स बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही रिलायबल है। इस वजह से ये हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि हम मॉडर्न डीप वाटर बर्ड्स और कनेक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिससे फॉरेन शिपिंग लाइन्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी। अच्छा, प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या हो जाएगा? फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म। ऑब्वियसली जो कि टूरिज्म पर्पज से भी जो हम बना रहे हैं, जो कि वहाँ पे नवीनीकरण हो रहा है मॉडर्नाइजेशन के तौर पे, उससे हम टूरिज्म को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा बूस्टअप होगा ही होगा। इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल इस
कार्गो शिपमेंट हब के ट्रांसशिपमेंट हब के तौर इस पे बनाने वाले हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न था, जिसको सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट जो हमको एड्रेस कर रहे थे कि वो एक्चुअली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है या क्या इसका ध्यान रखा जा रहा है, ये हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो टेरिटोरियल इकोसिस्टम। टेरिटोरियल इकोसिस्टम कैसे होगा भाई? डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली वो पूरा जंगल है, घना जंगल है, तो उसमें कम से कम 130 स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट हम खो सकते हैं। 130 स्क्वायर किलोमीटर का ऑफ रेन फॉरेस्ट मतलब लाखों पेड़ कर सकते हैं उसमें। अच्छा, प्लस सेंचुरीज कन्वर्टेड। होता क्या है कि जो हमारी वहाँ पे सेंचुरीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं, उनको डिसरप्शन होगा और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जूलॉजिकल पार्क्स में। ऑब्वियसली उससे डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लस जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो इंडेंजर्ड होगी, वो इधर से उधर उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाएगा, तो कई सारी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ये इन्वायरमेंटल का कंसर्न्स हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट इसको ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रमोट कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, निकोबार मेगापोड, ठीक है, और टी श्रीव, ये सब बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं इस समय, और इसीलिए जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो इसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे लेदरबैक सी टर्टल, ये मैरीटाइम इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा है। डैमेज एंड सेडिमेंटेशन, भाई जब आप डेवलपमेंट करोगे यहाँ पे तो सेडिमेंटेशन आप ज़्यादा कर दोगे, उससे जो डैमेजेस हैं कोरल्स को, ये सब ज़्यादा होंगे। प्लस ये जो हमारे जो नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पाए जाते हैं जो एनिमल्स, उनको बहुत ज़्यादा हम हार्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन ओशन से टच होता है, तो हाई एंडेमिसिटी एंड सेंसिटिव हैबिटेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एंडेमिसिटी मीन्स कि जो वहाँ के एंडेमिक हैं, जो मीन्स कि उसी एरिया में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस के क्या हो सकते हैं, क्या इसमें डेंजरस आ सकते हैं? इंडिजिनस पीपल, भाई जो डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड कल्चर। बेसिकली क्या होगा कि भाई उनको आप अच्छी जगह तो दे दोगे, बट जो शोम्पियन ट्राइब्स हैं, निकोबारी ट्राइब्स हैं, भाई निकोबारी ट्राइब ने इस बार पहली बार, जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था 2024 में, आपने न्यूज़ सुनी होगी, पहली बार उन्होंने अपना वोट डाला है। पहली बार किसी निकोबारी ट्राइब ने, शोम्पियन ट्राइब ने अपना वोट डाला है। तो जब वो इतने ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, प्लस उनका अपना कल्चरल हैबिटेट है जिसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस कल्चरल हैबिटेट का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो रेज किया जा रहा है। ठीक है, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो रेज करते हैं। ठीक है, मैरीटाइम इकोसिस्टम, जैसा कि हमने बात ही किया अभी, लेदरबैक सी टर्टल, जो लॉस ऑफ क्रिटिकल नेस्टिंग बीचेस इन गलेथिया बे, तो गलेथिया बे में इनका बहुत ज़्यादा मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनका नेस्टिंग हैबिटेट है, जो कि इंडेंजर्ड है हमारे इसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हमको देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स एंड सी ग्रासेस, इनका तो डेंजर होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे जिसको इन्वायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट पोजेस कर रहे थे। और सुंडरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ही है ये, इसलिए म्यांमार एंड कुछ म्यांमार के इन्वायरमेंटलिस्ट एंड श्रीलंका के भी इन्वायरमेंटलिस्ट इसमें कंसर्न जता रहे थे। सो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। जो मेन कंसर्न रेज किए हैं साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट लोगों ने, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका मतलब होता है कि जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं अपना हैबिटेट एंड अपना कल्चर, उनके लिए क्या हो सकता है कि इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, उनका क्या है कि लिमिटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, उनका कंसर्न है। वही कहते हैं कि बहुत लिमिटेड आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया है, इसलिए जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं वो बहुत कम आंक रहे हैं आप जो डैमेजेस हैं उनको। ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं थ्रेट्स एंड सेंसिटिव हैबिटेट को। भाई कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे, फिर हम उनको नहीं देख पाएंगे, जिसमें निकोबार मेगापोड है। ठीक है भाई, ये तो बहुत कम बची है, आप और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो ये एकदम ही लुप्त हो जाएगी। प्लस कोरल रीफ्स इन डेंजर। ऑब्वियसली भाई कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स हैं भाई जो रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस, इनकी वजह से अगर यही खत्म हो जाएंगे तो जो लाइफ है ओशियन की वो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी। इसलिए कोरल मैपिंग और रिलोकेशन प्लान्स, इसको आपने नहीं बनाया, इसको किस तरीके से आपने नहीं किया, ये कंसर्न रेज किया इन्होंने। और पार्शली कंपनसेट हैबिटेट लॉस, इस तरीके से आप कितना हैबिटेट लॉस कर दोगे ये भी आप कंपनसेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत पार्शियल कंपनसेशन आप दे रहे हो उसको। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो साइंटिस्ट हमारे रेज कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है इनएडुकेट मिटिगेशन। मिटिगेशन जो है वो बहुत इनएडुकेट है। क्यों? ऑफसेट रिफॉरेस्टेशन फार फ्रॉम सिमिलर इकोसिस्टम टाइप। भाई होता क्या है, जैसे एक कहा जाता है कि हम जैसे एक विलेज है ए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल था, फिर एक विलेज है बी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल था, या और एक विलेज है सी, यहाँ पे बहुत कम घना जंगल था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि ए से काट लिया कुछ, बी से काट लिया कुछ, और हमने कहा कि हम थोड़ा सी में लगा देंगे, पेड़ थोड़े सी में लगा देंगे। लेकिन उससे क्या होगा ना कि ए और बी का जो हैबिटेट लॉस हुआ वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो वहाँ के हैबिटेट्स हैं उनमें आपने पेड़ बहुत कम कर दिया। फिर कहीं और पेड़ लगा भी दोगे तो एक बहुत ही मैन मेड फॉरेस्टेशन होगा, जो कि नेचुरल फॉरेस्टेशन से बहुत अलग होता है। तो सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि ऑफसेट ऑफ रिफॉरेस्टेशन फार फ्रॉम सिमिलर इकोसिस्टम टाइप, बहुत दूर आप जाके सिमिलर इकोसिस्टम टाइप में अगर फॉरेस्टेशन कर भी देते हो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो हैबिटेट तो लॉस हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, कोरल रीफ्स इन डेंजर, डिसरप्टेड कोरल मैपिंग हो गया है, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, सिस्मिक रिस्क ऑब्वियसली क्योंकि हाई सिस्मिक जोन में होता है तो सुनामीज और जो अर्थक्वेक्स हैं इस ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क एरियाज हैं, तो आप अगर ज़्यादा ही डेवलपमेंट करते हो, ओवर डेवलपमेंट कैन लीड टू दिस ससेप्टेबल सुनामीज, ठीक है। अच्छा, सीरियस सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हैं ऑब्वियसली इसी वजह से क्योंकि वो हाई सिस्मिक जोन में लाई करता है, ठीक है। लीगल एंड सेफ्टी कंसर्न्स इसीलिए रेज किए गए थे हमारे कंजर्वेशनिस्ट द्वारा, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं आगे, ठीक है। कैन कोरल कॉलोनीज बी ट्रांसलोकेटेड, या इसके लिए साइंस क्या कहती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था तो मैंने इसको ले लिया, हिंदू में था ये, तो आइए देखते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ट्रांसलोकेशन प्लान क्या है, वो क्या कह रही है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कोरल्स को नियर कंस्ट्रक्शन जोन, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर मूव अबाउट 16,150 16,150 कोरल कॉलोनीज को हम मूव करेंगे, अच्छा ठीक है। फिर प्लेस इन सेफर लोकेशन बिफोर डैमेज, ऐसा करेंगे हम कि जब कंस्ट्रक्शन करने आएंगे, गवर्नमेंट ने बोला कि जब हम कंस्ट्रक्शन करने आएंगे तो पहले ही हम देख लेंगे 16,150 कोरल कॉलोनीज को हम आइडेंटिफाई किया है हमने अभी, और उस समय भी कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनको जो है वहां से उठाएंगे उनके डैमेज होने से पहले, और कहीं हम और रिलोकेट कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है ये आपने कहा, ठीक है। अच्छा, सेफ गार्ड प्रोजेक्ट्स क्या रखे गए हैं कि भाई हम कैसे सेफ गार्ड करेंगे, और वही सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने रिपीट की है जो कि सेफर लोकेशन बिफोर डैमेज। वो सेफर लोकेशन क्या है, किस तरीके से आप उसको लेके जाएंगे वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हम बिफोर डैमेज यानी डैमेज होने से पहले हम किसी सेफर लोकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है, जो कोरल रीफ एरियाज हैं उनको लेके। अच्छा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अप्रॉक्स 16,150 कोरल कॉलोनीज को ये दिखेंगे, मतलब किया जाएगा इसका रिलोकेशन, ठीक है। अच्छा, ये कैसे किया जाएगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कोरल्स को, कुछ हमारे सी डाइवर्स जाएंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यहाँ कोरल्स हैं, फिर सुपरवाइज्ड मूविंग होगी, भाई ऐसे ही उठाया जाएगा उनको बहुत सुपरवाइज तरीके से, फिर उनको सेफ रिलोकेशन पे भेजा जाएगा और जहाँ पे वो डेंजर नहीं है उनको, ठीक है। अच्छा, जेनरल लोकेशन ये होती है कि जहाँ पे कोरल रीफ्स की हैबिटेट बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी और जो अच्छी जगह है, जो उनके सूटेबल जगह है, वहाँ पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। और ये पार्शियल कंपनसेशन या हैबिटेट लॉस, क्या सिर्फ यही एक चीज़ है जो इसको कंपनसेट कर सकती है, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो कि कंसर्न के तौर पे रेज किया जा रहा है। अच्छा, इसमें साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक लिमिटेशंस एंड डिबेट जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो ये हो रही है कि ट्रांसलोकेशन पॉसिबल बट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सक्सेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। क्या स्पीसीज कैसी है, वो झेल पाएगी कि नहीं ट्रांसलोकेशन, फिर वाटर क्वालिटी कैसी है जहाँ पे आप ले पाएंगे, सेडिमेंटेशन कैसा है जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं उसको, ठीक है। इसीलिए सेनर लोकेशन का ज़्यादा हवाला दिया जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस अनसर्टेन है भाई, जैसे कोरल कॉलोनीज को आप अगर लेस देन 12 मीटर जो आपने प्रपोज एरिया किया हुआ है उससे मॉनिटरिंग इंस्टेड ऑफ रीलोकेशन अगर आप कर देते हैं तो वो कितनी देर तक उस रेजिलियंस को बेयर कर पाएंगी, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप मॉनिटरिंग कर लीजिए, रीलोकेशन मत करिए, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है। अच्छा, पार्शियल कंपनसेशन एट बेस्ट, मतलब आप बहुत ज़्यादा पार्शियल, मतलब कंप्लीट कंपनसेशन देने की बजाय आप बहुत पार्शियल कर दे रहे हैं, मतलब आप रीस्टोर नहीं कर पाएंगे पूरे फुल इकोसिस्टम को, इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप बहुत पार्शियल कंपनसेशन दे रहे हैं, आप पूरा फुल कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है इस अपने प्लान को लेकर, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या टेकअवेज कर सकते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट में, जो कि टेकअवेज अभी हम लेके जाना चाहते हैं, जो हमने समराइज करके अभी हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख सकते हैं, तो हम उसको ये देख सकते हैं कि जैसे हम स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है, कि वो ट्रांसशिपमेंट हब वाला, फिर बूस्ट मैरीटाइम पावर वाला, रिड्यूस डिपेंडेंसी वाला, फिर फॉरेन पोर्ट्स वाला, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है वो इकोनॉमिक एम्बिशंस पे डिपेंड किया है हमने, ठीक है। इकोनॉमिक एम्बिशंस में हमने क्या पढ़ा कि कुड एनहांस ट्रेड, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, बट सक्सेस हिंजेस ऑन सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली भाई सस्टेनेबल पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं हमारी, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा इकोनॉमिक एम्बिशंस कैसे पूरा होता है, बट हम ट्रेड एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी रिस्क। ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट हो गया, टर्टल हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, और इंडिजिनस जो लैंड फेसेस हैं, सीरियस इकोलॉजिकल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं बेचारे, कि कहाँ पे जाएंगे एक्चुअली, जो उनका कल्चर है वो कहाँ जाएगा। बेसिकली आप ह्यूमंस को तो रिलोकेट कर दोगे, बट उनके कल्चर को कैसे करोगे, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, कोरल डायलेमा है। ट्रांसलोकेटिंग कोरल कॉलोनीज इन पार्ट ऑफ मिटिगेशन बट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सब टाइटल फॉर हेल्दी रीफ्स, ठीक है भाई। एक कोरल रीफ्स को जो आप ट्रांसलोकेट करने की बात कर रहे हो उसका बहुत बड़ा डायलेमा है, तो उसको कैसे, उस डायलेमा को आप कंटेन करते हुए फिर आप कैसे उनको ट्रांसलोकेट करोगे, वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू बनेगा, ठीक है। प्लस ये हमने देख लिया। फिर बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये हमारी थीम बन सकती है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, ये हमारी थीम हो सकती है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, क्या, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अच्छा, मैंने एक टाइमलाइन दे दिया है, इस टाइमलाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी फ्रेंडली फॉर्मेट में है, तो इस टाइमलाइन को मैं अटैच भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप नोट कर सकते हैं, अपने हाथ से नोट करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हुआ क्या कि ये 2021 में ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट कंसीव्ड, ठीक है, नीति आयोग एज द नोडल एजेंसी ने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ
इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको ग्रांट किया, क्या, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ईसी ग्रांट कर दिया, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के, हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ये ठीक है, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इसको मिल जाती है। फिर 2023 में क्या होता है कि एनजीटी ने अपहोल्ड कर दिया क्या, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किसका, बट सेट्स अप हाई पावर्ड कमिटी, ठीक है, उसने हाई पावर्ड कमिटी बैठा दी, फिर स्टेज वर्क पेंडिंग इट्स रिपोर्ट, ठीक है। हुआ क्या कि भाई एनजीटी ने कहा कि हाँ ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपको देने का हक है, तो आपने दे दिया इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी एक हाई पावर्ड कमिटी बैठा रहे हैं, ठीक है, हाई पावर्ड कमिटी बैठाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वर्क को स्टे अभी कर रहे हैं, अभी जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप इस काम को पूरा नहीं करेंगे, अभी स्टे रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो ये कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो है 2024-25 में कंटिन्यूड एनजीटी अपील्स हुई, ठीक है, एक्सपर्ट रेजेस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, फिर ट्राइबल कंसर्न्स आया, तो इस तरीके से 2024-25 हमारा इसी में निकला। फिर 2024-25 में अभी फरवरी में क्या किया है, एनजीटी ने डिसमिस कर दिया है जितनी न्यू प्लीज थी और अपहोल्ड कर दिया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने दिया हुआ था। फिर क्लियरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंडीशंस, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट कंडीशंस थी उसको क्लियर करते हुए एनजीटी ने आदेश पारित कर दिया है, ठीक है। हालांकि अभी फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टिल पेंडिंग है, और वो पेंडिंग, हालांकि एनजीटी ने अगर क्लियर कर दिया है तो वो फाइनल क्लियरेंस तुरंत मिल जाएगा, वो मिनिस्ट्री को ही देना होता है, तो मिनिस्ट्री को बेसिकली नोटिफाई करना होता है उसको, तो फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगा। इसीलिए बिग बूस्ट माना जा रहा है क्योंकि एनजीटी ने ही इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है, और जितनी भी प्लीज या अपील्स थी इसको डिसमिस करते हुए, जितना भी क्लियरेंस था उसको क्लियर करते हुए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट का आदेश दे दिया है एनजीटी ने। अच्छा, इतना एनजीटी हो रहा है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या भाई, ये भी तो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हम एक ब्रीफ ओवरव्यू के रूप में हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में, इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा, ठीक है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज इट कम्स and established because of the act passed by the parliament which is National Green Tribunal Act 2010, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव एक्सपीडिशियस एंड डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल केसेस को एक्सपीडिशियस वे में, इफेक्टिव वे में इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना हुआ था, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या है इसका, जुरिसडिक्शन जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स हैं, फिर कंपनसेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं, ये इसको देखता है। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ये देखता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को ये देखता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को ये देखता है, और फिर वाटर पोल्यूशन एक्ट एंड एयर पोल्यूशन एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स हैं इनको भी यही मॉनिटर करता है, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्रिंसिपल बेंच जो है इसकी वो नई दिल्ली में बैठती है, यानी प्रिंसिपल बेंच इज द हेड बेंच, वो नई दिल्ली में बैठेगी। फिर जोनल बेंचेस भी हैं इसकी, कहाँ, पुणे में, भोपाल में, चेन्नई में, कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, इसके मेंबर्स कैसे कैसे कंप्राइज होते हैं भाई, जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली रिटायर्ड जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। फिर एक्सपर्ट मेंबर्स भी बैठते हैं जो कि इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें से कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी एनजीटी में बैठते हैं, ठीक है। पावर्स क्या है, कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन, ठीक है, किसमें, इन्वायरमेंटल मैटर्स में, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैटर्स में ये रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता है, और कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑल्सो, क्यों, ताकि इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो सके, इसके लिए इसको पीनल पावर्स भी दी गई है, ठीक है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंस क्या है यूपीएससी एंगल से, स्ट्रेंथन्स इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड्स होते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लिया करिए, तो ये कीवर्ड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। स्ट्रेंथन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इंश्योर स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल एडजुडिकेशन, फिर रिड्यूस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स, ऑब्वियसली भाई एनजीटी में पहले जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम होगा, ठीक है, रिड्यूसेस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स, फिर बैलेंस डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल डिबेट, यानी बैलेंस डेवलपमेंट जो हो उसी की वजह से इकोलॉजिकल डिबेट जो हो रही है उसको काउंटर करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी। Then thank you so much, and if you like this initiative, please share and subscribe to our channel.